अरे 10 मिनट बात करना चाह रहे थे। मैंने उनको बोला तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा यार आप बोलो, आप अपनी पूरी बात। उनकी पूरी बात सुनी, उसमें 10 मिनट लग गए। मैं सोचा तुम लोग तो रिवाइज कर रहे होंगे ना, तुम कहाँ, है ना। चलो। अब यार कई बार पेरेंट्स है ना, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे यार, तो उनको फिर वो उनके वापस ट्रेनें वगैरह होती है। चलो, होमवर्क में क्या दिया था? होमवर्क में क्या दिया था होमवर्क में? एक्चुअली में इसके जस्ट पहले मेरी क्लास होती है। हाँ, होमवर्क में क्या था बताओ। अच्छा, होमवर्क रिपीट हो गया था। अरे वाह यार। तो फिर तुमने 76 77 को दोबारा बना लिया होगा। अच्छा, तो मतलब ऑल डन है तुम्हारी तरफ से, है? ओके। डीपी रिपीट हो गई थी, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, एक है ना एरोमेटिक मॉलिक्यूल में, ये जो 7 मेंबर रिंग होता है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसको देख के बताना ये एरोमेटिक है या नहीं है। क्या है बताओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बताओ। साइक्लोहेक्सेन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन बेंजीन। ये एरोमेटिक है ना। इसका एक अलग से नाम भी है, इट इज आल्सो नोन एज, इसका आपको नाम याद रखना है। इट इज आल्सो नोन एज ट्रोपोलियम आयन। ये ट्रोपोलियन आयन भी है, और साथ में ये एरोमेटिक भी है ना। और इसको है ना, एक और चीज है इसमें, एक चीज आपको मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C7S7+1। क्या मतलब हुआ इसका बताओ। इसका मतलब ये होता है कि ये +1 चार्ज 7 कार्बन में इक्वली डीलोकलाइज है। +1 चार्ज इज डीलोकलाइज एवंग 7 कार्बन। क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 7 RS। ठीक है। थैंक यू हितेन। ऐसे ही अगर ये वाला एग्जांपल बताओ, ये जो साइक्लोप्रोपिनियम आयन है, ये एरोमेटिक है या नहीं है बताओ। सेकंड एग्जांपल के बारे में बताओ, क्या सेकंड वाला एरोमेटिक है बताओ जरा। ये एरोमेटिक है ना, 2 पाई का लूप बन रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, इट इज आवर एरोमेटिक। ये समझ में आया? ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C3H3+1। क्योंकि इसके कितने RS बनेंगे बताओ। इसके बनेंगे 3 RS। यानी +1 चार्ज इज इक्वली डीलोकलाइज अमॉन्ग 3 कार्बन, +1/3 +1/3 +1/3। तो आप लिख सकते हो C3H3+1। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला बताओ। ये जो अभी हमने बनाया है, क्या ये एरोमेटिक है? थर्ड बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? बोलो भाई। स्टेबिलिटी के लिए हीट ऑफ कंबसन पर CS2 देखना पड़ेगा। ठीक है। ये भी एरोमेटिक है, यस इट इज एरोमेटिक, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे?
इसको हम कैसे लिखें, ये तो इंपॉर्टेंट एरोमेटिक बताया था आपको, इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कितने RS बनेंगे बताओ, 5 RS। और कितने कार्बन है, 5, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C5H5-1, ये है। यानी 5 कार्बन में -1 इक्वली डीलोकलाइज्ड है, C5H5-1। समझ गए? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या होता है। ऐसे अगर मैं लिख दूं, मान लो C10H10+2, तो इसका मतलब होता है +2 चार्ज इज इक्वली डीलोकलाइज अमॉन्ग 10 कार्बन। ये सारे एग्जांपल लिख के लिखो, डन 1, तीनों नोट कर लिखो, डन 1। हाँ वो सही बोल रहे हो मधुर, में लिख के जाना, वो चलते नहीं है यार। आई विल ट्राई। थैंक यू, थैंक यू मधुर। पंचम 81 तक कर ली, बहुत अच्छा, गुड। इसको नोट करके डन 1 लिखो। यार लास्ट क्लास वाला कौन सा मॉडल दिखाना था? अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, समझ गया, ठीक, ओके, ठीक है ठीक है, डन 1 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा लिखो, एक होते हैं एनुलिन्स। एनुलिन क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। लिखो मेरे साथ साथ, हैविंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन। मोनोसाइक्लिक होने चाहिए, हैविंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन, उसको बोलते हैं एनुलिन। तो जैसे ये एक एनुलिन है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, एनुलिन 4। इसका नाम है एनुलिन 4। 4 मतलब क्या, 4 कार्बन की रिंग। रिंग साइज इज इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 लिखा है, मतलब 4 मेंबर रिंग। फिर ये देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया एनुलिन 4। ठीक है, इसको लिखो ऐसे। अगर हमारे पास ये जो है, ये है हमारा एनुलिन 8। अब ये इंपॉर्टेंट है, एनुलिन 8 ड्यू टू इट्स रिंग स्ट्रेन। ये एनुलिन 8 जो है ना, ऐसे टब शेप में एग्जिस्ट करता है, ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट। एनुलिन 8 एग्जिस्ट इन टब शेप। तो टब शेप की होने से वह क्या होगा, टब शेप की होने से ये हमारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। टब शेप में होगा तो ये होगा नॉन एरोमेटिक। कैसे, देखो ये sp2 है ना, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए बताओ, sp2 का एंगल कितना होता है, ये 120 होना चाहिए। लेकिन इसका n-2 इंटू 180 वाला एंगल निकालोगे ना, n-2 इंटू 180 बाय n, तो एंगल कितना आएगा, 135। तो कितने का स्ट्रेन हुआ, इसमें स्ट्रेन हुआ 15 डिग्री का स्ट्रेन। ये समझ में आया? ये 15 डिग्री के स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये टब में आता है। अब टब में आने से क्या हुआ, देखो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होंगे ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर है ऐसे, तो मतलब इनके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। परपेंडिकुलर है तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा मतलब वो डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाएगा उसका। समझे आप? तो रेजोनेंस खत्म हो गया मतलब वो लोकलाइज्ड हो गए। लोकलाइज मतलब वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो आपको याद रखना है कि एनुलिन 8 एक नॉन एरोमेटिक है टब शेप में। मोनोसाइक्लिक मतलब एक रिंग, बाईसाइक्लिक 2 रिंग, ट्राईसाइक्लिक 3 रिंग। हाँ, मोनोसाइक्लिक मतलब मोनो मतलब सिंगल,
साइक्लिक मतलब रिंग। आज का लेक्चर एरोमेटिक का एडवांस का लेक्चर होगा, इसलिए अच्छे से हर बात को ध्यान रखना है। तो कैसा हुआ, एनुलिन 8 इज नॉन एरोमेटिक। ये एनुलिन बहुत खतरनाक है। ये एनुलिन क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। नहीं होना तो एंटी एरोमेटिक चाहिए ना, 8 पाई अगर वो रिंग डीलोकलाइज होता तो एंटी होना चाहिए था। एक तो ये याद रखना है, और तीसरा एक याद रखना है अपने को, एनुलिन 10 दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो ध्यान रखने हैं। एनुलिन 10 में ये एच एच रिपेल करेंगे, तो जब एच एच रिपेल किया तो एक एच अबव द प्लेन गया, एक बिलो द प्लेन गया, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि कॉन्जुगेशन खत्म हो गया उसका। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ध्यान रखो। एज ए एक्सेप्शन ध्यान रखो, एनुलिन 8 एंड एनुलिन 10 आर नॉन एरोमेटिक। वहां लिख लो आप, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन इट एग्जिस्ट इन टब शेप। ये सब नोट करके डन टू लिखो। अरे चैट में इतना जल्दी लिख देते तो ये कैसे हुआ, तो तुम सोचो भी तो सही भाई। इतना जल्दी कमेंट लिख दो कैसे हुआ, तो उसको रोल नंबर 1 2 3। सर थर्ड समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं एनलिन 10, मैंने ज्यादा डिटेल नहीं समझाया था, एनलिन 10 में है ना, ऐसे समझो। देखो ये जो एच एच रिपेल करते हैं ना, ऐसे समझो, ये जो मार्कर है ना, ये एक पाई बॉन्ड है, और ये फिंगर इज एच, ये फिंगर इज एच। तो जब एच एच रिपेल करते हैं तो एक एच स्लाइटली अप, एक स्लाइटली डाउन, ऐसे जाता है, एक अप और डाउन। तो जब एच पोजिशन चेंज कर रहा है तो पी ऑर्बिटल भी मूव हो रहा है ना उसके साथ। तो उससे क्या होता है, पी ऑर्बिटल मूव होने का मतलब ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाते हैं, ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन ब्रेक। मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये दो एक्सेप्शन आप याद ना रखो, इतने सारे नहीं, दो हैं ये, एनुलिन 8 एंड एनुलिन 10 आर नॉन। एक स्टेटमेंट याद रखना है बस, एनुलिन 8 एंड एनुलिन 10 आर नॉन एरोमेटिक। ये बहुत फेमस है, हर बुक में हर जगह है, मतलब हर कोई जानता है, ऑनलाइन पढ़ने वाला, ऑफलाइन पढ़ने वाला, स्कूल में जाने वाला, पूरे गांव को पता है कि एनुलिन 8 टब शेप में रहता है। गांव के बच्चे बच्चे को पता है, गांव हो चाहे शहर हो चाहे गली हो। एनुलिन 4 एंटी एरोमेटिक है। लिख लिया, डन टू। पिछली क्लास में बताया था ना भाई, तुम तो पिछली क्लास में नहीं थे क्या? एरोमेटिक क्या होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और नॉन क्या होते हैं, जो दोनों ही नहीं हो, ऐसा बोल सकते हो जनरली। बाई साइक्लिक नहीं है, मोनोसाइक्लिक है भाई, ये एक ही तो रिंग है। डन टू लिखो फटाफट। ठीक है, अब एक रिलेटिव स्टेबिलिटी हमको, रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो क्या है, सबसे पहले स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक। उससे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक। उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है,
एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर लिखो, लिखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल। लिखो इसको, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। चलो मैं एक चीज समझाता हूं आपको कैसा होता है ना। इसका एक शॉर्टकट है एक्सप्लेन करने का, सिर्फ तुमको सुनना है ना। उस पर मेरे को बहुत सारे सवाल नहीं पूछने हैं, क्योंकि वो एमओटी से आता है, पूरा एमओटी से आता है। मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअल में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या होता है ना। तो देखो, जैसे हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई एंटी एरोमेटिक आर अनस्टेबल। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंटी एरोमेटिक क्यों अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, उसका एक तरीका है, एक रूल होता है पॉलीगन रूल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद से रूल आता है। ये क्या कहता है, जैसे बेंजीन है, तो ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल, ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल। और इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ईच कार्बन करस्पॉन्ड 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हर एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, कंस्ट्रक्ट द सर्किल, कट द सर्किल इनटू 2 इक्वल हाफ। आपको क्या करना है, एक वर्टेक्स बनाना है, फिर आपको उसको सर्किल को इक्वल हाफ में कट करना है, और हर एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ऐसे टोटल। और ये जो लाइन के नीचे ऑर्बिटल बनेंगे ये कैसे होंगे, बॉन्डिंग। और लाइन के ऊपर वाले कैसे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑन द लाइन कैसे होते हैं, नॉन बॉन्डिंग। अब हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 पाई यहां आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि एरोमेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं और बॉन्डिंग में होते हैं, है ना। दे आर पेयर्ड एंड बॉन्डिंग। तो अभी तुम ये सब भूल जाओ, मैं सिंपल ये समझो कि कट करके ऐसे ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो कैसे बनाते हैं, ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, कंस्ट्रक्ट द सर्किल, है ना, कट द सर्किल इनटू 2 इक्वल हाफ। सर्किल को इक्वल हाफ में कट कर लो। कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन। हर एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक वेकेंट ऑर्बिटल बनाओ। एक यहां बनेगा, ये 2, एक कार्बन ये भी तो है, यहां बनेगा 1 कार्बन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है भाई, 4 पाई की। तो 4 पाई मतलब अब हम क्या करेंगे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। अगर ये अनपेयर्ड आ गए, अगर ये अनपेयर्ड आ गए तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और बॉन्डिंग में होते हैं, एंटी एरोमेटिक में अनपेयर्ड होते हैं, नॉन बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। समझे आप, ठीक है ना। तो ये मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि एंटी एरोमेटिक में अनपेयर्ड होते हैं और एरोमेटिक में पेयर्ड होते हैं। 2 और एग्जांपल लेते हैं फिर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, कंस्ट्रक्ट द सर्किल, कट द सर्किल इनटू इक्वल हाफ। ईच कार्बन करस्पॉन्ड 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। हर एक के रेस्पेक्ट में एक वेकेंट ऑर्बिटल बनाओ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई। दोनों के दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, यानी ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। ऐसे डी वाला देखो, अगर एक कार्बनायन होता है यहां पे, तो ये डीलोकलाइज होता। ड्रॉ द वर्टेक्स एट द बॉटम, कंस्ट्रक्ट द सर्किल, कट द सर्किल इनटू इक्वल हाफ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई। इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिटल, इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग ये दूसरा वेकेंट ऑर्बिटल, इसके करस्पॉन्डिंग तीसरा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। अब ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, ये दोनों हमारे अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये कौन से कॉन्जुगेशन कैटेगरी में चले गए, ये एंटी एरोमेटिक। तो बेसिकली होता क्या है कि एंटी एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, और एरोमेटिक में कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। अब तुमको इससे एक चीज और समझ में आएगी कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो एरोमेटिक बन जाएंगे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं,
यानी वो फ्लेक्सिबल हैं, दो ले लो चाहे दो दे दो, इस टाइप से होता है। तो इसको लिखो जरा पहले। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है। इसको नोट करो। किसी में, हाँ ये देवांश का अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया तो अपन कहेंगे नॉट एरोमेटिक। जैसे अगर किसी के पास 3 पाई 5 पाई हुए तो आंसर होगा इट इज ए नॉट एरोमेटिक। तो ये रूल क्या करता है, ड्रॉ वर्टेक्स एट द बॉटम। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए सर्किल, फिर कट द सर्किल इन इक्वल हाफ, ईच कार्बन करस्पॉन्ड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ ये नॉन एरोमेटिक में नहीं होगा। देखो इसका पंचम तुम्हारा डाउट भी अच्छा है। ये सारा कॉन्सेप्ट तब लगता है जब पूरा डीलोकलाइजेशन हो रहा हो। अगर वहां पे डीलोकलाइजेशन रिंग में ब्रेक हो रहा हो तो वो नॉन एरोमेटिक में चला गया। दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अच्छा डाउट है तुम्हारा ये। अगर ऐसा होता ना कि नॉन एरोमेटिक भी इससे एक्सप्लेन होता तो मैं शुरू कैसे करता, तुमको एरोमेटिक में एक्सप्लेन या ऐसे करता। ये बाद में देखेंगे, अक्सर बीच में दूसरे सवाल मत पूछो। ये नादिर 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 ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार डन 3 लिखा है। इसका तुम लोग है ना नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो यार? नोट्स प्रॉपर बनाने जरूरी है, नहीं तो 2 महीने बाद याद ही नहीं रहेगा क्या बोला था और क्या लिखा था। हमारे बैच में 10 नादिर है। बिल्कुल लिख लिख के करना चाहिए, सब चीजें लिख के करनी है पेपर पे। पढ़ाई का तरीका ही है, हमने तो यार देखो कभी देखा नहीं। मैं तो कोटा में 24 साल से देख रहा हूँ। सारी चीजें प्रॉपर लिखो, क्वेश्चंस को लिखो, उनको ट्राई करो। बिना लिखे कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। बिना लिखे तो सिर्फ फील होती है पढ़ाई की, कि फील कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं होती है। मेन मेन पॉइंट लिखा करो ऐसे। उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो जाएगा। गेट वेल सून। अभी जीओसी के बाद अपन करेंगे हाइड्रोकार्बन, पहले इसको करो। ये इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक, अगले सैटरडे को पूरा टेस्ट भी होगा इस पे। डन 3 ठीक है। तो जैसे एंटी एरोमेटिक आर मोस्ट ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल्स। जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन को तुम कंपेयर कर रहे हो ऐश्वर्या राय की तरह, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द प्लेनेट, है ना। तो वैसे ही बेंजीन इज ऐश्वर्या राय। तो मॉलिक्यूल्स भी कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल हमेशा एरोमेटिक बनना चाहते हैं। कोई एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता है, बिकॉज एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल, है ना। सब स्लिम और ट्रिम और स्मार्ट दिखना चाहते हैं, है ना। तो अब आप बताओगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं पूछूं कि इन दिस एग्जाम्पल
chlorine will liberate in form of, chlorine will liberate इन फॉर्म ऑफ, ए है Cl माइनस, बी है Cl प्लस। बताओ इस एग्जाम्पल में क्लोरीन कैसे लिबरेट होगा, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, Cl माइनस या Cl प्लस, आंसर बताओ। डिवाइडिंग लाइन नॉन एरोमेटिक होते हैं। बताओ इन दिस केस Cl माइनस फॉर्म में लिबरेट होगा या Cl प्लस, बताओ क्या आंसर है, माइनस या प्लस? Cl माइनस, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम Cl माइनस निकालेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा एरोमेटिक। क्योंकि अगर Cl माइनस निकला तो यहां पे प्लस आएगा ना भाई, तो 2 पाई साइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक। ऐसे सेकंड में बताओ, इन दिस एग्जाम्पल हाइड्रोजन विल लिबरेट इन फॉर्म ऑफ, कैसे निकालोगे, H प्लस या H माइनस? लिखने का मौका दूंगा मैं अभी, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसका बताओ, H प्लस या H माइनस? तुमको है ना रिमूव करके देखना चाहिए। अगर हम H प्लस निकालेंगे, अगर हम H प्लस निकालेंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? अगर हम H प्लस निकाल दिया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट हो गया ना भाई, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ? कार्बन पे आएगा नेगेटिव। तो ये 6 पाई वगैरह क्या बन गया, ये इंपॉर्टेंट एरोमेटिक बन गया ना भाई। आपको रिमूव करके देखना पड़ेगा, समझे आप? एक मौका और देता हूं। इन एग्जाम्पल थर्ड, इन दिस एग्जाम्पल हाइड्रोजन लिबरेट इन फॉर्म ऑफ H प्लस या H माइनस? थर्ड का बताओ, बोलो। थर्ड का आंसर क्या है? इसमें H प्लस निकलेगा या H माइनस? हाँ, अब इसमें निकलेगा H माइनस। एरोमेटिक बनना, ये अभी कैसा है, अभी ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ये sp3 कार्बन है ना भाई, sp3 इज नॉन एरोमेटिक। और यहां से जब आप निकालोगे H प्लस, H माइनस निकालोगे तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी इसमें H माइनस निकलेगा, H प्लस नहीं। अब ये सब नोट करो, डन 4। मतलब कभी भी नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा हो ना, उसको प्रेफरेंस देना है। रुद्राक्ष क्या घर कभी आएगा दिवाली पे? अरे पहले ये सवाल लिखो, इधर उधर के सवाल मत पूछते हो यार, लास्ट में बात करेंगे। अभी एरोमेटिक की कुछ पॉइंट बताने हैं मेरे को। रेजोनेंस नहीं होता, एंटी एरोमेटिक और अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं है आरुष। चलो फटाफट लिखो, डन 4 लिखो। थैंक यू जय।
आज क्लास टेस्ट भी 3 टेस्ट होने वाले हैं आज। लिख लिया आपने सबने? डन 4 लिखो, डन 4। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। एंटी एरोमेटिक के कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखनी है अपने को, है ना। पहली खास बात है, फर्स्ट ये है, एंटी एरोमेटिक रेडिली रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स। वो एक्टिव मेटल से बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। कैसे? ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, 4 पाई साइक्लिक प्लेनर। ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। आपने इसमें एस ब्लॉक एक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम डाल दिया तो ये क्या करेगा? इट बिकम एरोमेटिक। ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या देगा? ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस एंटी एरोमेटिक पे अटैक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो गेन कर लिए तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये माइनस माइनस बन गया। तो यहां थे 4 पाई, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो अब कितने बन गए? 6 पाई। अब कैसा बन गया? इट इज ए एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है ना, वो आसानी से रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल से। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एस ब्लॉक एक्टिव मेटल्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, ये एंटी एरोमेटिक की खास बातें ध्यान रखनी। सेकेंड, एंटी एरोमेटिक रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आप ट्वाइस ऑफ फेरिक आयन डाल दो तो ये बन जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ फेरस। Fe+3 मतलब ये क्या हो गया? हमारा फेरिक, और Fe+2 हो गया हमारा फेरस। ये समझ में आ रहा है? कैसे? देखो, इसको अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अभी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई। अगर हम इसमें से 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 प्लस आएगा ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 फेरिक आयन से रिएक्ट करेंगे तो फेरिक से क्या बन जाएगा? फेरस बन जाएगा। तो कुल मिला के ये फेरिक जो है फेरस में बदल गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। क्यों कर लिए गेन? बिकॉज एंटी एरोमेटिक विल कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक, वो एरोमेटिक में बदल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वो एंटी एरोमेटिक कितना फ्लेक्सिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। अभी मौका दूंगा लिखने का। थर्ड, एंटी एरोमेटिक डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक मिलते नहीं है, किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो हम कह देते हैं कि भाई वो बनेगा ही नहीं। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे डायमर बना लेते हैं। डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है, ये पाई बॉन्ड यहां, ये पाई बॉन्ड यहां। तो डायमर बनाने से क्या हुआ बताओ? एंटी एरोमेटिक विल कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक। यानी रूम टेम्परेचर पे जो एंटी एरोमेटिक है वो मॉलिक्यूल्स नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो एंटी एरोमेटिक डायमर बना लेते हैं रूम टेम्परेचर। डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। फोर्थ, एंटी एरोमेटिक आइसोलेटेड इन इनर्ट सॉल्वेंट। यानी अगर आपको आइसोलेट करना है तो इनर्ट सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, जैसे N2 आर्गन एक्सेट्रा। अब देखो होगा क्या, जैसे हमारे पास 2 एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। अब हमारे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है? N2, वो है इनर्ट सॉल्वेंट।
ये समझ में आ रहा है आपको? सॉल्वेंट, ये एक्स इज ए सॉल्वेंट। तो अब बताओ इनर्ट सॉल्वेंट में ये आइसोलेट क्यों हो जाएंगे, डायमराइज नहीं करेंगे? तो बताओ ये डायमराइज क्यों नहीं करेंगे इनर्ट सॉल्वेंट में? देखो इनर्ट सॉल्वेंट का दो खास बात है, इनर्ट सॉल्वेंट की दो खास बात है। क्या खास बात है? दो। पहली खास बात यह है कि इनर्ट सॉल्वेंट जो है ना, एक तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और दूसरी खास बात है वो किसी से रिएक्शन करने भी नहीं देते हैं, है ना। तो ये देखो, ये डायमर कब बनेगा? जब दोनों पास आएंगे, ये पास आएंगे तब डायमर बनेगा ना। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में है सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है? इनर्ट सॉल्वेंट। तो वो कॉलिजन किससे करेगा? देखो ये एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ये पास आके तब कोलाइड करेंगे ना। तो बीच में जो है सॉल्वेंट है, और वो सॉल्वेंट से टकरा रहा है, लेकिन सॉल्वेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो इनर्ट है। समझ गया आप? तो आपको आइसोलेट, इसीलिए हम देखो बहुत सारी जो हार्मफुल एक्सप्लोजिव चीजें होती है ना, कोई उनको अपन इनर्ट सॉल्वेंट में डाल देते हैं ताकि न तो वो किसी से रिएक्ट करेगा, आराम से रह जाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एंटी एरोमेटिक आइसोलेटेड इन प्लूटो। एंटी एरोमेटिक जो है प्लूटो में आइसोलेट हो जाते हैं, प्लूटो प्लेनेट में। बताओ वाई आइसोलेटेड इन प्लूटो? प्लूटो में क्या है? प्लूटो में टेम्परेचर बहुत कम है, 4 केल्विन। तो अगर हम ऐसे प्लेनेट में लेके जाएं जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लेस मतलब वो भाई बॉन्ड कब बनाएंगे? जब वो कॉलिजन करेंगे, ऐसे टकराएंगे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो टकराएंगे नहीं ना वो। समझ रहे हो, है ना? लेस काइनेटिक एनर्जी है, बस ऐसे घूम रहे हैं वो। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको एंटी एरोमेटिक को आइसोलेट करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका इनर्ट सॉल्वेंट, दूसरा तरीका उसकी टेम्परेचर है ना कम कर दो ताकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझे तुम? चलो, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसको नोट करो पहले। पहला ये नोट करो। इनको लिखो। हाउ डू या नो? वो तो रिएक्शन दे रखी होगी ना, सोडियम मेटल दिया मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ, मीन्स ना मिलेगा ना मिलने देगा, ये सही है। प्लूटो गायब हो गया तो कोई बात नहीं, लो टेम्परेचर कर लो। पुराने वाले सोर्स में था 4 केल्विन, अभी लेटेस्ट मुझे पता नहीं क्या है। तो प्लूटो में टेम्परेचर बढ़ गया हो। डन 4 लिखो। समझ आ गया गर्ग? तो मतलब ऐसी जगह जाना है जहां पे टेम्परेचर कम हो। हाँ हाँ गर्ग, समझ गया मैं। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ। नहीं, पहले ये वाला स्लाइड है, पिछली स्लाइड ही है ये अनिकेत। इसको लिखो पहले दोनों। पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इट रेडिली रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। इसके पहले स्लाइड तो ये थी ना, ये तो लिख लिया था ना डन 4, ये डन 5 है। मजा आ गया अक्षित? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से बिल्कुल क्लियर हैं ये मॉलिक्यूल्स। कश्मीर में रखा है। डन 5 लिखो। हाँ, सोलर सिस्टम में नहीं है अब तो, लो टेम्परेचर कर दो।
थैंक यू देवांश। हाँ, एंटी एरोमेटिक ही तो था वो, अनपेड इलेक्ट्रॉन। चलो, हनी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हनी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लिख लो। डन 5 लिखो, डन 5। क्रिस्टल क्लियर राजेश। चलो, डन 5 हो गया। अब ये लिखो, ये पॉइंट लिखो, डायमर एट एंटी एरोमेटिक, सारा एंटी एरोमेटिक के बारे में जो लिख रहे हैं, डायमर एट रूम टेम्परेचर, isolated in inert solvent, it dimerize at room temperature, isolated in Pluto or at low temperature. इसको लिख के लिखो आप, डन 6। साइक्लिक में बहुत सारे होते हैं ना, मोनोसाइक्लिक 1 रिंग, बाईसाइक्लिक 2 रिंग, ट्राईसाइक्लिक 3 रिंग। तो मधुर नोट्स वोट्स बनाया करो, ऐसे क्लास में खाली बैठे रहोगे जैसे काम नहीं चलेगा। डन 6 लिखो फटाफट। थैंक यू अनुभव। डायमर का रीजन क्या है? वाई इट अंडरगो डायमर? बिकॉज anti-aromatic will convert into non-aromatic. Non-aromatic are more stable. +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, +2 मतलब 2 की कमी, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना उसने। सब लिख के लिखो, डन 6। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। आदत है मेरी यार त्रिनेव, दिल्ली में आऊंगा गुनी, तभी आ ही रहा हूँ बस, दिल्ली सैटरडे को। कहाँ रहते हो गुनी दिल्ली में? डायमर मीन्स 2 मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2, मर मतलब यूनिट, 2 यूनिट्स। ट्राइमर मतलब 3 यूनिट्स। टेट्रा मतलब 4 यूनिट। पॉलीमर मतलब मैनी मैनी यूनिट्स। ठीक है, चलो। अब एक चीज और, एक जेई का, क्या बोल रहा था यार, एक मिनट, कुछ पॉइंट था दिमाग में, 1 मिनट। हाँ, एक ये चीज देखो,
इन दिस एग्जाम्पल पाई बॉन्ड विल मूव टूवर्ड ए, ये पाई बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन पे मूव करेंगे, या बी, ये पाई बॉन्ड नीचे वाले पे मूव करेंगे? बताओ, बोलो। अच्छा, गुड, दिल्ली से हो, गुड। ओके, चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर बताओ, ए या बी? अगर हम ए करें, पाई बॉन्ड को ए की तरफ मूव करें, तो यहां क्या बनेगा बताओ? यहां बनेगा माइनस और यहां आएगा प्लस। तो ऊपर वाली रिंग क्या होगी बताओ? ये हो गया एरोमेटिक रिंग, ये पूरा एरोमेटिक हो गया ना। और ये रिंग भी क्या हो गया बताओ? बोथ रिंग आर एरोमेटिक। यानी हम इसको ब्रेक करेंगे ए की तरह, एरोमेटिक हो जाएगा वो। इंपॉर्टेंट एरोमेटिक, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एंड नॉर्मल एरोमेटिक। लिखो इसको। और उल्टा मूव किया होता ना, अगर बी मूव किया होता तो यहां क्या होता? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो वो क्या बनता? एंटी एरोमेटिक। एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस हो ना, एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस हो, तो उनको बोलते हैं इट एग्जिस्ट इन ज्यूटराइन फॉर्म। ज्यूटराइन का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल यूनिट। एक ही यूनिट के अंदर प्लस माइनस हो, उसको बोलते हैं ज्यूटराइन, है ना। अब मैं आपको ऐसे ही पूछ सकता हूं कि क्या ये स्टेबल है? क्या ये जो बनाया ये स्टेबल है? यस इट इज स्टेबल। क्या ये वाटर सॉल्युबल है? अगर मैं पूछूं क्या ये वाटर सॉल्युबल है, अपना आंसर है यस। वाई वाटर सॉल्युबल? बिकॉज ऑफ आयनिक। ये आयनिक हो गया ना, आयनिक मॉलिक्यूल, मतलब वो क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल। स्टेबल भी होगा, वाटर सॉल्युबल भी होगा। क्या इसका डाइपोल ज्यादा है? यस इट इज हाई डाइपोल। वाई? बिकॉज इट इज आयनिक मॉलिक्यूल। इसको लिखो एक बार। इसको लिखो एक बार, डन 7। फिर मैं ज्यूट्राइन क्या बताता हूं। अच्छी बात है अमन, गुड, अच्छा लगेगा तुमको। और कुछ सालों बाद अमन, अभी तुम गाय के चारे की पुली डाल रहे हो ना, कुछ लोगों के लिए करोगे तो आफ्टर, जब तुम थोड़े बड़े होने लगोगे कुछ सालों में, तो बाद में तुमको लगेगा कि यार कुछ जीवन में ठीक भी कर रहा हूं, है ना। अपने लिए तो सभी करते हैं। डन 7 लिखा। देखो ज्यूट्राइन का मतलब क्या था? ज्यूटर आयन इज ऑल्सो नोन एज डाइपोलर आयन। इसको डाइपोलर आयन भी बोलते हैं। देखो ज्यूट्राइन के एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ज्यूटर आयन आर दोज आयन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट एज ए सिंगल एंटाइटी। एक ही एंटाइटी है, एक ही यूनिट है। तो देखो ये प्लस माइनस एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये होगा ज्यूटर आयन। और ये जुड़े हुए नहीं है, तो ये ज्यूटर आयन नहीं है। तो ये ज्यूटर आयन है, ये ज्यूटर आयन नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप ये बताओ कि NaCl जो है, क्या ये ज्यूटराइन है? क्या Na प्लस एंड Cl माइनस, क्या NaCl एक ज्यूटराइन है? लिखो फटाफट। ये नहीं है। ये प्लस माइनस सेपरेटेड है ना। और अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास ये है NH3 प्लस और यहां इसी पे लगा है SO3 माइनस, क्या ये ज्यूटराइन है? सेकंड वाला
यस और नो बताओ। ये यस ड्यूटराइन है, प्लस माइनस एक साथ है ना। ऐसे ही थर्ड वाला, ये एक एमिनो एसिड है, CO2 माइनस एंड NH3 प्लस। बताओ क्या ये ड्यूटराइन है या नहीं है, बताओ क्या ये ड्यूटराइन है। थर्ड वाला बताओ। थर्ड 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 वाला भी है। ये ड्यूटराइन है, ये ड्यूटराइन है, ये नहीं है। ऐसे फोर्थ वाला अगर मैं पूछूं, ये एनलिनियम क्लोराइड, NH3 प्लस एंड Cl माइनस, क्या ये ड्यूटराइन है। ये नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस सेपरेटेड है, प्लस अलग है माइनस अलग है। तो समझ में आया तुमको ड्यूटराइन क्या होता है। ड्यूटराइन इज ए सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट टुगेदर, प्लस माइनस साथ में है एज ए सिंगल यूनिट, वो होते हैं ड्यूटराइन। अगर वो अलग अलग हैं वो ड्यूटराइन नहीं है, साथ हैं ड्यूटराइन है। इसको लिखो फटाफट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है, फिर बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है। प्लस माइनस दो तरीके से प्रेजेंट होता है ना, अलग अलग डिफरेंट सेपरेटेड आयन पेयर। इसको इनर सॉल्ट भी बोलते हैं, इनर सॉल्ट एक्सटर्नल सॉल्ट, कनेक्टेड ड्यूटराइन। अमाउंट अमाउंट नहीं बढ़ सकता, प्लस माइनस, ये डेफिनेशन लिख दी ना, प्लस माइनस चार्ज आर प्रेजेंट इन सिंगल एंटाइटी। दो प्लस दो माइनस एक साथ प्रेजेंट हो तो ड्यूटराइन, नहीं है तो नहीं है। हाँ साथ है तो ड्यूटराइन, साथ नहीं है तो ड्यूटराइन नहीं है। आदि एन मानव। अच्छे से बनाओ, नोट्स में बनाओ ऐसे प्लस माइनस। स्पेलिंग सही कर लेना, जो भी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई। लिख के डन लिखो पहले। डन 8, आरव का आ गया डन 8, मित्तुल का आ गया, मानव, हाँ बहुत सा थैंक यू। अभी तुम्हारे क्लास के जस्ट पहले मेरी वाइब्रेंट में क्लास होती है, दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक होती है, 1:30 से 3 बजे होती है, वो होती है ट्वेल्थ में, इसलिए मेरा गैप नहीं होता है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ फिर भी लेट हो जाता है। इस हफ्ते ट्वेल्थ का कोर्स खत्म हो जाएगा वाइब्रेंट का, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा ट्वेल्थ क्लास से। तो अभी मैं बच्चों को यही बता रहा था क्लास में, अभी क्लास में तुम्हारे पहले जो क्लास थी ना वाइब्रेंट 1:30 से 3 वाली में, तो बच्चों को मैं बता रहा कि तुम जीवन में जितना पैसा कमाओगे ना, तुम उसका 25% भी खर्च नहीं कर पाओगे। खर्च मतलब डिस्पोज, मतलब कुछ खर्च मतलब क्या, जैसे आप घूमने गए, है ना, आपने कोई डोनेशन दे दिया, वो खर्च। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो खर्च नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर आपने कोई घर बना लिया, वो तो आपने एसेट बनाया है ना, वो खर्च नहीं है। खर्च क्या है कि जैसे मैंने टी शर्ट खरीदा, मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, बाहर घूम रहा हूँ, कोई चैरिटी काम कर रहा हूँ, वो है खर्च। तो हमारे जीवन में हम 25% पैसा, तुम्हारे जीवन में, ये तुम लिख लेना अच्छे से, ठीक है, 25% पैसा ऑफ योर अर्निंग यू विल बी नॉट एबल टू एक्सपेंस नहीं कर पाओगे उसको, एक्सपेंस होगा ही नहीं, आपके इतने एक्सपेंस नहीं होंगे आपके। अब क्या कर लोगे,
आपको शुरू शुरू में लगेगा कि मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, घर बना लूँ, ठीक है, गाड़ी खरीद लिया, घर बना लिया, एसेट बना लिया। खर्च करना कि यार ये खर्च कर दिया मैंने, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने ट्रेनर लगा लिया, आपने अच्छी डाइट लगा ली, आपने हेल्पिंग लोग रख लिए, और क्या बोलते हैं, आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, वो सब खाए, तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब क्या करना है, अब 25%, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 25%, 10% भी नहीं कर पाओगे तुम खर्च, है ना। तो याद रखना मेरी बात, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब भी जीवन का आखिरी का समय हो तुम्हारा, हो सकता है उस समय मैं नहीं हूं, तो उस समय तुम याद रखना ये बात कि हम बहुत कुछ खर्च नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है, खूब पैसा अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पैसा अर्न करना चाहिए बहुत, अपनी जैसी कंट्री को तो जरूरत है ना। अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं, इथिकल वे में, लीगल वे में, अच्छे वे में। इलीगल या गलत काम से करोगे तो वो तो सब वापस डबल जाएगा। और दूसरा, उस पैसे का कुछ उपयोग, कुछ ऐसा करो उससे 5% 10%, कि यार फॉर अदर्स, दे मे बी एनिमल्स, दे मे बी पीपल, है ना। 10% करना तुम बस, है ना। तो तुम यंग एज में तुमको ये चीज इतनी इंपैक्ट नहीं करेगी, है ना। 25 के बाद जब तुम 35 40 के हो जाओगे, तो फिर तुम्हें जीवन में एक पर्पस लगेगा, लगेगा कि यार हाँ, मैंने जीवन में, आई एम, सपोज करो आई एम ए मिलियनियर या बिलियनियर, लेकिन सेम टाइम मैंने इतने लोगों की मदद की, है ना। तो ये जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो डालना स्टार्ट किया ना, तो कई लोगों को लगता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है। ये हम कर रहे हैं 2001 से। 2001 में जब मेरा जॉब लगा था पहला, तो मैंने पहली सैलरी से चैरिटी स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे मदर फादर ने कहा था कि इसको करना है ना। तब से कर रहे हैं। तो 2004 से 2012 तक हम गुप्त दान करते थे, सीक्रेट करते थे। फिर 2012 में हमको मेरे जो चार्टेड अकाउंट है नीरज जैन साहब, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे ये पैसे कहाँ जाते हैं, तो मैंने बताया ये गुप्त चलता है सब कुछ, है ना, सीक्रेट है। तो उन्होंने बताया यार उसको प्रॉपर ट्रस्ट बनाओ। तो 2012 में फिर मैंने राजभंवर, राजकमल में मम्मी का नाम है, भंवर सिंह पिताजी का नाम है, उनके नाम से ट्रस्ट बनाया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा किया। तो मैं सोचता था यार उनके लिए, मतलब उनका नाम कुछ जनरेशन तक रहे, है ना। तो वो ट्रस्ट बनाया और उसका काम। तो 2013 में मैं पहली बार, है ना, मैं पहली बार 2013 में इनकम टैक्स ऑफिस गया, क्योंकि जब आप ट्रस्ट बनाते हो तो 25A का रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर ATG का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर ऐसे FCRA का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे होते हैं। तो वो जो इनकम टैक्स डिप्टी कमिश्नर था, उसने पूछा कि आपने क्या क्या वर्क किया, तो मैंने लिस्ट बना के दी 2012 में। उस समय हम 30 विधवाएं हैं मेरे गांव में, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि यार मैं यूट्यूब पे अभी डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी से कर रहा हूँ, 21 ईयर से कर रहे हैं हम। तो विधवाओं को सपोर्ट करते हैं। मेरे गांव में 10 बार ऐसी जगह है जहां मेरे मदर फादर रोज पानी की सप्लाई करते हैं। मेरी मदर रोज 1 ट्रक चारा डालने जाती है, मेरे फादर रोज 1 कट्टा भर के चुगा डालने जाती है। उनकी जिंदगी यही है 12 13 साल से, है ना। तो वो फुल टाइम चैरिटी करते हैं, और मेरे को बोलते हैं बेटा दिल खोल के हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे नहीं रखना है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ देने की। तो इनकम टैक्स कमिश्नर मेरे को बोलता है, डिप्टी कमिश्नर, कि यार तुम झूठ बोल रहे हो मेरे CA के सामने। मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहा हूँ, कि यार तुम कह रहे हो इतनी विधवाओं को सपोर्ट किया, इतने गांव में मैंने 500 लोगों के आई ऑपरेशन करवाए थे, 500 लोगों के आई ऑपरेशन करवाए, इसका प्रूफ कहाँ है। तो मैंने कहा सर हमारे गांव में फोटो वोटो कुछ नहीं खींचते, वहां पे छोटी सी एक बार न्यूज व्यूज आई होगी, हमने कुछ नहीं दिया। तो उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी, है ना। मैं उसने उसने कहा कि यार अपने इंडिया में तो सब ऐसे ही हैं, है ना। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार, मैंने माना कि अपने यहाँ थोड़े से मतलब इतना नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार हर आदमी वैसा होता है, ये गलत बात है, ठीक है। मैंने उस दिन कुछ कहा नहीं उसको, मैंने CA साहब को बोला मैं चलते हैं, मैं उठ के आ गया, ठीक है, ही इज वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ पता है, मैं नेक्स्ट ईयर गया वापस, और मैंने हर एक्टिविटी गांव में, जो हर एक्टिविटी हुई, कोटा में हुई, जोधपुर में हुई, उसकी मैंने फोटो खींची, हर एक्टिविटी को मैंने फेसबुक पे डाला, हर एक्टिविटी का मैंने न्यूज दी, जितना हो सकता है ना, न्यूज दी। और मैं इतनी मोटी फाइल बना के ले गया अगली बार। तो जब 25A का मैं रजिस्ट्रेशन करने ले गया, तो उसने फाइल देखी और उसने कहा यार गजब करते हो यार, है ना। और उसने तुरंत 1 मिनट में मेरा वो रजिस्ट्रेशन पास कर दिया। अभी रिसेंटली उसके बाद हम ये वीडियो क्यों डालते हैं, ये दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रस्ट एक लीगल रजिस्टर्ड है। तो एवरी एक्टिविटी मस्ट हैव प्रूफ। आपने कोई स्कूल खोली, उसके लिए बोर्ड खरीदा, उसका पेमेंट कैसे किया, उसकी वो होनी चाहिए चेक, वो अपना क्या बोलते हैं, बिल, उसका बिल होना चाहिए, उसका पेमेंट आपके अकाउंट से गया, उसका ट्रांजेक्शन का पूरा अकाउंटिंग होती है, ट्रांजेक्शन अकाउंट बिल होना चाहिए, प्लस वो एक्टिविटी कहाँ हुई, उसकी फोटोग्राफ, उसकी न्यूज,
दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स। समझ रहे हो? अगर आप नहीं देते हो, आपने एक्टिविटी का प्रूफ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मानते हैं एक्टिविटी हुई नहीं। अब आपने एक साथ दे दिया इतने सारे एक्टिविटी, तो वो मानेंगे नहीं। तो क्या करना होता है, आपने एक्टिविटी की, फेसबुक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी, आपने फोटो दे दी, डेट लगा दी, इस डेट पे एक्टिविटी हुई, और यहाँ पे यूट्यूब फेसबुक पे आप या इंस्टाग्राम में जहाँ भी डालो आप देख सकते हो उसमें। तो इस तरीके से वो होता है, ठीक है। तो उसमें मेरे को बहुत सुकून मिलता है। मतलब मैं कई बार मेरे को है ना, जैसे मतलब कई लोग बोलते हैं कि यार तुम ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हो, है ना। मैंने कहा आज जो रोड स्कूल है, आज मेरे पास रोड स्कूल सिर्फ अभी 4 रोड स्कूल खुली है। मैं मतलब है ना, मैं अपने मतलब जिसको भी मानता हूँ ना उसकी कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास बहुत वेल्थ होगी ना, तो मैं एक दिन में एक रोड स्कूल नहीं खोलूंगा, मैं एक दिन में 100 खोलूंगा, है ना। हर मोहल्ले के, हर जो शहर में या कस्बे में जो गरीब बच्चा है, अंडर प्रिविलेज जो है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको बेसिक एजुकेशन तो दें, कम से कम लिख तो पाए, नंबर क्या है, नाम क्या है, अखबार पढ़ पाए, बेसिक एजुकेशन तो पढ़ पाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, है ना। बाकी जीवन, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम्हारे जैसे बच्चे पढ़ाने को मिले, हजारों बच्चे मैंने पढ़ाए, है ना। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे मेरे को पढ़ाने के मिले, है ना। मेरी मेरी माँ मेरे को बोलती है कि तू 10 राम भगवान जैसा है, और घर वाले मेरे को बोलते हैं कि पापा आपका जैसा तो इस दुनिया में आदमी नहीं है। तो जब आपके घर वाले लोग आपको जब ऐसा कमेंट करते हैं ना, तो मतलब आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। दुनिया में तो क्या है, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, 90% आपको फेवर भी करेंगे, 10 कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जब आपका घर का पेरेंट्स, घर का रिलेटिव, आपका दोस्त, मेरे को एक 12th क्लास का मेरा फ्रेंड, तो मैं बिलीव नहीं होगा, 4 दिन पहले मुझे फोन करके बोलता है कि यार तू बहुत अच्छा काम करता है यार, है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है तुझे देख के। तो मतलब आपको लगता है कि यार जीवन में कुछ मतलब अपन अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डू समथिंग फॉर अदर्स, और उसके लिए वेट नहीं करना है। उसके लिए ये वेट नहीं करना है कि यार मैं एक दिन बनूंगा ना, उस दिन करूंगा। आप जैसे कॉलेज में गए, किसी दिन टाइम मिल रहा है, कोई नीडी बच्चा दिख रहा है, तो उसकी थोड़ा सपोर्ट दिल में रखो, बैक ऑफ द माइंड रखो कि मुझे हेल्प करनी है। इतना भी नहीं करना है कि कोई लोग आपको मतलब अनड्यू आपका वो वैसा करे, है ना। मेरे मेरे साथ तो बहुत सारी चीटिंग्स होती है, लोग मेरे साथ बहुत चीटिंग वीटिंग करते रहते हैं, बहुत होता रहता है मेरे साथ। तो मतलब है ना, थोड़ा आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, और मन में एक वो होता है ना भाव, मन मन जो है ना, अपना दिल दिल जो है ना वैसा रखो कि यार कुछ करना है मुझे, है ना। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं बिल गेट्स से कांटेक्ट करूं और ये सब करूं। फिर मुझे लगा यार हर आदमी को जाके मैं ये समझाऊं कि यार मुझे ये करना है, वो करना है ना, मैं समझा नहीं सकता सबको। तो मैंने कहा लेट्स डू इट आवर सेल्फ, है ना, विद गॉड ग्रेस, तुम्हारे जैसे बच्चे और मेरे पास पेरेंट्स और गुरु का आशीर्वाद है, मैं कर लूंगा। तो मेरा मकसद है, ये 1 लाख मेरे 5 मिशन चल रहे हैं, 3 तो प्राइवेट चल रहे हैं, मैंने बताया नहीं आज तक, वो कुछ टाइम बाद बताऊंगा, जो चल रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा ही मैं सोचता हूँ अपन मिल आगे सोसाइटी के लिए कुछ करो, है ना। और तुम तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हो यार, तुम लोग तो देश के लिए बहुत कुछ करोगे। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट लिखो। ये मैंने इसलिए बताया कि लोगों को लगता होगा कि यार ये सब अभी ऑनलाइन अपना वो करने के लिए करते हैं। इस ये मेरे को एक चीज और समझ में आएगी, ऑनलाइन में आप लोगों को देख के उसकी पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते। ऑनलाइन तो एक जस्ट लाइक ए मूवी है, आपको ग्राउंड में रियल जाके देखना चाहिए एक्चुअल में आदमी कैसा है, तब आपको रियलिटी समझ में आती है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट लिखो। और तुम अगर पढ़ाई लिखाई करके देश के लिए बड़ा कहीं बड़े पैकेज पे जाओगे, बड़ी कंपनी खोलोगे, तो तुम वैसे ही मदद कर रहे हो देश की। तो चलो लास्ट लिखो, हक्कल रूल इज एप्लीकेबल फॉर। हक्कल रूल कब कब एप्लीकेबल है? पहला है मोनोसाइक्लिक, दूसरा any one of the resonating structure has perimeter resonance। देखो अब दिक्कत क्या आ रही है ना, थैंक यू। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये बेंजीन है, अब आगे चला गया, ये पाई बॉन्ड है, तो ये रिंग कैसे है बताओ? ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है ना। अब हमको पूरे पे हक्कल रूल लगाना है या नहीं लगाना है, ये हमको सोचना है। ठीक है, पूरे पे हक्कल रूल लगाना लगाना ये सोचना है। ठीक है,
तो हक्कल रूल कब लगेगा? मोनोसाइक्लिक, यानी एक रिंग, मोनो मतलब एक रिंग, ठीक है। और दूसरा, एनी वन ऑफ द आर एस हैज पेरीमीटर रेजोनेंस, किसी भी एक में पेरीमीटर रेजोनेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, क्या इस पे पूरे पे हक्कल रूल लगेगा? यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वन ऑफ द आर एस हैज पेरीमीटर रेजोनेंस, और पेरीमीटर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ? 10 पाई साइक्लिक प्लेनर। तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए एरोमेटिक, पूरे पे हक्कल रूल लगेगा, ठीक है। ऐसे बी में बताओ, सिर्फ आपको पेरीमीटर के रेजोनेंस के देखना है, इसमें देख के बताओ क्या इसमें पूरे पे हक्कल रूल लगेगा? है ना, इस पे पूरे पे लगेगा। कैसे? एनी वन ऑफ द आर एस हैज पेरीमीटर, सरकमफेरेंस पे रेजोनेंस होना चाहिए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 14 पाई साइक्लिक प्लेनर। ये कैसा हो गया? पेरीमेटिक मतलब एरोमेटिक। अब सी बताओ, ये हमारे पास बाइफिनाइल है, क्या ये मोनोसाइक्लिक है? मोनोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि यहां पे ना दो दो रिंग है, ठीक है। और एनी वन ऑफ द आर एस एस पेरीमीटर रेजोनेंस, वो भी नहीं है। तो अब पूरे पे हक्कल नहीं लगेगा, अब हक्कल दोनों पे अलग अलग लगेगा। 6 पाई एरोमेटिक, ये अलग अलग रिंग पे लगेगा। 6 पाई ये भी एरोमेटिक। अब पूरे पे आपको हक्कल नहीं लगाना है। हक्कल कब लगता है? जब पेरीमीटर पे रेजोनेंस होता है पूरा, तब हक्कल रूल लगेगा। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है अपनी सोलोमन्स वाली बुक का। ये है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ, 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 ठीक है। इसमें पेरीमीटर पे रेजोनेंस हो रहा है? यस हो रहा है। तो हम पूरे पे हक्कल रूल लगाएंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है? 6 6 12 और 2, नहीं 6 6 12, 14 पाई हो गया ना। 14 पाई, यानी ये क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक। समझे आप? पेरीमीटर रेजोनेंस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर यहां मैं बीच में पाई बॉन्ड लगा दूं तो भी एरोमेटिक है, पाई बॉन्ड नहीं लगाऊं तो भी एरोमेटिक है। क्यों? क्यों? ये बीच वाला पाई बॉन्ड पेरीमीटर रेजोनेंस में काउंट नहीं करेगा। याद है वो हक्कल की बात, कि फुटबॉल ग्राउंड की तरह जो पेरीमीटर पे है उन्हीं को बस अपने को काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड हो या नहीं हो, दोनों ही केस में क्या रहेगा? एरोमेटिक। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि हमको पेरीमीटर के पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक, 4n पाई है तो वो एंटी एरोमेटिक। बात समझे आप? ठीक है। तो ऐसा नहीं आप ये कहोगे सर यहाँ पे 6 है, ऐसे नहीं काउंट करना है कि ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 पाई और ये 2 पाई, ऐसे नहीं, अलग अलग लगेगा। हक्कल रूल पूरे पे तभी लगेगा जी भाई दो एग्जाम्पल है। इसको नोट करो। ए बी और डी में मोनोसाइक्लिक नहीं है, ये ट्राईसाइक्लिक है ना। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, एनी इनमें से कोई एक मोनोसाइक्लिक, और एनी वन ऑफ द आर एस एस पेरीमीटर रेजोनेंस। मोनोसाइक्लिक होगा तो पूरे पे हक्कल रूल लगाओगे, और मोनोसाइक्लिक नहीं है तो भी पूरे पे हक्कल लगा सकते हो। कब? अगर उसमें पेरीमीटर रेजोनेंस हो रहा हो। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो ना, पेरीमीटर रेजोनेंस, अच्छा, और पेरीमीटर रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, जैसे एक एग्जांपल लें अपन, एक एग्जांपल हम ले हैं ये वाला। इसको देख के बताओ कि ये क्या है? ई वाला है। ई वाला कैसे होगा? ई वाले में हम कैसे करेंगे बताओ? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पूरे पे हक्कल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मोनोसाइक्लिक नहीं है, और एनी वन ऑफ द आर एस पेरीमीटर नहीं है। बीच में sp3 कार्बन आ गया ना। अब हम एक एक रिंग पे लगाएंगे। ये 6 पाई, यस इट इज एरोमेटिक। ये भी 6 पाई, यस इट इज एरोमेटिक। बीच वाला नॉन एरोमेटिक है। अब आप पूरे पे नहीं लगा सकते। अब हम कहेंगे दिस मॉलिक्यूल हैज 2 एरोमेटिक रिंग। एक ये भी एरोमेटिक है, एक भी एरोमेटिक है। मतलब एरोमेटिक मतलब रिंग करंट ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। उस पहली वाली जो मैं बताया, क्या बताया था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बनना चाहिए। अब वो एक रिंग में बने, या दो रिंग से बने, या तीन रिंग से बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
थैंक यू मनन। और है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना वो जब अपन एरोमेटिक निकालेंगे तो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? सरकमफेरेंस वाले, पेरीमीटर वाले, बस ये काउंट होंगे। अगर ये यहाँ है तो भी एरोमेटिक है, ये नहीं है तो भी एरोमेटिक है। रिंग करंट तो बन गया ना 4n+2 का, बस। स्ट्रगलिंग टू मैनेज बोथ, दोनों करना बहुत चैलेंज है भाई। चलो क्विज स्टार्ट करें अब। क्विज के लिए तैयार हो? 2-3 क्विज हैं। अच्छा, क्विज में जो डाउट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके। मोनोसाइक्लिक मतलब एक रिंग आरुस, P1 में कितने स्टूडेंट हैं ये मुझे नहीं पता यार, पूछो उनको। चलो स्टार्ट है क्विज के लिए। पहले ये करो फिर बाद में करेंगे। चलो मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद।